हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्विद्या क्लासरूम। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं अति स्थूल और अति कृश मनुष्य कैसे होते हैं, उनके दोष क्या हैं, कारण क्या है, क्यों कोई लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और क्यों कोई लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, फिर उनकी चिकित्सा हमें कैसे करनी चाहिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर पार्ट 2 है हमारा अष्टोनिंदित्यम अध्याय का। If you haven't watched part 1, I have attached it in the I button. You can definitely watch it. So let's start with today's lecture. सबसे पहले हम बात करेंगे अति स्थूल पुरुष में अति स्थूल व्यक्ति के दोष कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या उनमें दोष होते हैं। सो सबसे पहले आता है अति स्थूलस्य तावत् आयुषो ह्रासो जव उपरोधः कृच्छ्रीध्याव्यत्या दौर्बल्यम दौर्गन्ध्यम स्वेदबाधः शुद्ध अतिमात्रम पिपासा अति योगश्च इति भवन्त्यो अष्टौ दोषाः। तो कितने दोष अति स्थूल के? 8 दोष, अष्ट दोष बताए गए। क्या क्या है? सबसे पहले आयुषो ह्रासो, आयुषो ह्रास, आयुष मतलब लाइफ और ह्रास मतलब कम होना, तो उनकी एज जो है वो कम होती है। तो पहला क्या दोष हो गया? आयु का क्षय जल्दी होता है, मतलब वो जल्दी जल्दी उनकी एज जो है वो बढ़ती है, जल्दी जल्दी उनकी आयु का क्षय होता है। फिर दूसरा आता है जव उपरोध। जव उपरोध का मतलब, जव का मतलब होता है गति, दैट इज फुर्ती। तो हम सबको पता है जो अति स्थूल व्यक्ति होता है वो बहुत धीरे धीरे काम करता है, उसमें फुर्ती नहीं होती है, एक्टिव नहीं होता है वो, तो इसलिए जव उपरोध, दैट इज उसमें फुर्ती नहीं होती। फिर आता है कृच्छ्री ध्यावायता। तो इसमें क्या है कि मैथुन वगैरह करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पहली 3 तो हो गई हमारी नॉर्मल वाली चीज़ कि आयु जो है वो शीघ्रता से कम होएगी। दूसरा है वो एक्टिव नहीं रहेगा, दैट इज जव उपरोध। और तीसरा है कि उसको मैथुन करने में प्रॉब्लम होएगी। फिर हमारा आता है दौर्बल्यम और दौर्गंध्य, कि बॉडी में उसके बल नहीं होगा और दौर्गंध्य स्मेल आएगी। स्वेद अबाध, कि वही बहुत ज़्यादा स्वेद उत्पन्न होएगा उसकी बॉडी में। फिर शुद्ध अति मात्रम, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको भूख लगेगी। पिपासा अति, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? सबसे पहला हो गया हमारा नॉर्मल आयु का क्षय जल्दी से होता है, कि मोटे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा जीते नहीं है, उसको ऐसे याद रखो। तो वो जल्दी जल्दी उनकी आयु का क्षय होता रहता है। दूसरा है वो एक्टिव नहीं होते, उनकी बॉडी में फुर्ती नहीं होती है, तो ये तो हम सबको पता ही है। तो दूसरा फुर्ती नहीं होती। फिर मैथुन करने में कठिनाई होती है। दुर्बलता, दैट इज़ उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। दुर्गंध, स्मेल आती है। अब दुर्गंध से हम याद करेंगे स्वेद, कि स्वेद से बहुत ज़्यादा उन्हें कष्ट होता है, बहुत अधिक स्वेद होगा तो बहुत ज़्यादा कष्ट भी होगा। फिर उन्हें भूख बार बार लगती है, प्यास बार बार लगती है, तो भूख ज़्यादा लगती है और प्यास ज़्यादा लगती है। तो ये क्या हो गए हमारे 8 कारण हो गए अति स्थूल व्यक्ति के, सॉरी 8 हमारे दोष हो गए अति स्थूल व्यक्ति के। कारण तो अभी हम पढ़ेंगे। फिर आता है नेक्स्ट हमारा अति स्थूल होने के कारण। तो इसमें क्या है? तदति स्थौल्यम अति संपूर्णाद गुरु मधुर शीत स्निग्ध उपयोगात अव्यायामाद अव्यवायाद दिवा स्वप्नाद हर्ष नित्यत्वाद अचिंतनाद बीज स्वभावात च उपजायते। तो ये क्या बोल रहे हैं कि क्या रीजंस होते हैं कि व्यक्ति अति स्थूल होता है, कौन से ऐसे रीजंस होते हैं, कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से मनुष्य जो है वो अति स्थूल, दैट इज बहुत ज़्यादा ओबीस होता है। तो उसके क्या कारण बताए? अति संपूर्णाद, अति संपूर्णाद मतलब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में भोजन खाना। फिर आता है गुरु मधुर शीत स्निग्ध उपयोगात। अब इमेजिन करो एक हेल्दी इंडिविजुअल है, तो उसकी मतलब क्या चॉइसेस होगी, फूड चॉइसेस की हैवी टू डाइजेस्ट खाना खाएगा वो, है ना, ऑयली खाना खाएगा, स्निग्ध है, मधुर मीठा ज़्यादा खाएगा, और शीत आइसक्रीम वगैरह चॉकलेट्स वगैरह ये सब ज़्यादा खाएगा। तो क्या हो गया? गुरु मधुर शीत स्निग्ध उपयोगात। फिर अव्यायामाद, एक्सरसाइज नहीं करेगा। अव्यावाद की मतलब सेक्सुअली इनएक्टिव रहेगा। दिवा स्वप्ना, दिन में सोता रहेगा। हर्ष नित्यत्वाद, हमेशा खुश रहता है। अचिंतनाद, मेंटल एक्सर्शन नहीं करता, मेंटल कोई भी स्ट्रेस नहीं लेता, स्ट्रेस तो नहीं बट मेंटली कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती, मतलब ज़्यादा सोचता नहीं है या कुछ भी, मतलब दिमाग पे जोर नहीं डालता है बेसिकली। और बीज स्वभावाच च उपजायते, कि या तो उसका जो नॉर्मल प्रकृति है वो ही कफज है, और बीज में उसके जीन्स में जो है वो है अति स्थूलता। तो अति स्थूल होने के कारण क्या हो गए? अति संपूर्णाद, अधिक मात्रा में भोजन करना, और भोजन कैसे करना? गुरु मधुर शीत स्निग्ध भोजन करना। व्यायाम न करना, व्यवायाद न करना, दैट इज मैथुन न करना। फिर दिवा स्वप्ना, दिन में सोना। हर्ष नित्यत्वाद, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। अचिंतनाद, कुछ भी नहीं सोचना, मेंटली बिल्कुल फ्री रहना। और बीज स्वभाव, दैट इज जीन्स में उसके अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है तो भी उसको अति स्थूलता होने के चांसेस होते हैं।
तो हमने अति स्थूल के दोष कवर कर लिए, फिर हमने अति स्थूल के कारण कवर कर लिए। अब हम बात करेंगे स्थूल होने पर सबसे अधिक मेदा धातु की वृद्धि होती है, तब मनुष्य मोटा होता है। जिसके शरीर में मेद अधिक रूप से बढ़ गया है तो पुनः उसके शरीर में अधिक मात्रा में मेदा धातु की ही वृद्धि होती है। अब क्या होता है, आपको ये चीज़ कभी समझ नहीं आई होगी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है तो फिर वो मोटा क्यों हो रहा है, लाइक, और वो वीक क्यों है, दुर्बल क्यों है, उसके शरीर में पुष्टि क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जब एक बार किसी इंडिविजुअल के शरीर में मेद धातु जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर बाद में जब वो वैसा ही खाना खाता है ना, मधुर, शीत, गुरु, हेवी टू डाइजेस्ट, स्निग्ध, तो वो सब फेवरेबल होते हैं मेद धातु को ही बनाने के लिए। तो जो वो फूड खा रहा है, जैसे उसकी फूड चॉइसेस है, उस खाने से सिर्फ और सिर्फ मेद धातु बढ़ती है और उसके अलावा कोई अन्य धातु जो है वो नहीं बनती, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में वीकनेस होती है, आयु का ह्रास होता है, दैट इज़ आयु कम होती है। कोई धातु नहीं बनती तो शुक्र भी नहीं बन पाता, तो मैथुन करने में प्रॉब्लम होती है, चिंता नहीं कर पाता। तो ये सारे हमारे रीजंस है कि जैसे उसका फूड चॉइसेस होगी उसके कारण सिर्फ और सिर्फ मेद धातु की उत्पत्ति होती है, और मेद धातु की वजह से बाकी सारी धातुएं जो है वो नहीं बन पाती, सिर्फ और सिर्फ मेद धातु बनती है। तो इसके लिए क्या टर्म दी गई है, मेद एव उपचीयते न तत् एतरे धातवः, कि सिर्फ और सिर्फ मेद धातु की उत्पत्ति होती है, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से हमें वो व्यक्ति देखने में अति स्थूल लगता है, और उसके अलावा अन्य धातु जो है वो नहीं बनती। फिर हम बात करेंगे, जो हमने 8 ऊपर दोष पढ़े थे, तो वो 8 दोष क्यों होते हैं उनके शरीर में। सबसे पहला, आयु का क्षय क्यों नहीं होगा, क्योंकि रस धातु नहीं बनेगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिर शरीर मोटा होता है, स्थूल होता है, इसलिए गति भी नहीं होगी। ऑब्वियसली अगर कोई मोटा और स्थूल व्यक्ति है, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा हैवी उसका वेट है, बहुत ज़्यादा वेट है उसका, तो उसमें गति नहीं होती है, इनएक्टिव होता है वो। फिर रस धातु नहीं है तो शुक्र नहीं है, इसलिए मैथुन करने में कठिनाई है। धातु जो है वो समान रूप से नहीं बढ़ रही, इसलिए दुर्बलता है। फिर मेद धातु विकृत है, तो मेद धातु से ही हमारा स्वेद उत्पन्न होता है, उसी का है, तो इसलिए दुर्गंध होती है। सेम स्वेद उत्पन्न ज़्यादा होता है, इसलिए कष्ट होता है उनको स्वेद से। फिर अति स्थूल व्यक्ति के कोष्ठ में वायु हमेशा अधिक रहती है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्हें भूख क्यों लगती है ज़्यादा और उन्हें प्यास क्यों लगती है। तो क्या होता है, जो अति स्थूल व्यक्ति होते हैं, जो थोड़े मोटे व्यक्ति होते हैं, उनके शरीर में ना जो वायु है, वात जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है उनके कोष्ठ में, उनके एब्डोमेन में। तो वायु क्या करती है, अग्नि को बढ़ाती रहती है। तो वायु हमेशा रहती है उनके कोष्ठ में, जिससे उनकी जो अग्नि है, जठर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, वो तीव्र रहती है, दैट इज़ बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहती है। अब अग्नि तीव्र रहती है तो वो खाना जल्दी जल्दी पचा लेते हैं, तो उन्हें बार बार भूख लगती है, वो भी बहुत ज़्यादा, और अग्नि तीव्र है इसलिए उन्हें प्यास लगती है। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ कि अति स्थूल व्यक्ति के कोष्ठ में वायु हमेशा अधिक रहती है, अग्नि हमेशा तीव्र होती है, जिसकी वजह से उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और दूसरा है अग्नि की तीव्रता से ही अधिक प्यास उन्हें लगती है। तो अब हम देखेंगे अति कृश होने के क्या कारण होते हैं। अभी तक हमने अति स्थूल के कारण क्या होते हैं, उनके दोष क्या होते हैं, और उनके दोष क्यों होते हैं उनके बॉडी में, वो कवर किया। अब हम कवर करेंगे कि अति कृश अगर कोई व्यक्ति है तो उसके क्या कारण होते हैं। तो अति कृश होने में कारण है सेवा रुक्ष अनपानाम लंघनम प्रमित आशनम। सेवा रुक्ष अनपानाम मतलब कि कोई रुक्ष भोजन बहुत ज़्यादा खा रहा है, या रुक्ष मतलब अनपान जो है उसका बहुत ज़्यादा होता है। फिर लंघन, लंघन जैसे फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है। फिर प्रमित अशनम, प्रमित अशनम मतलब कि जब आप क्वांटिटी एकदम मेजर करके और बहुत कम कम अमाउंट में खाना खाते हो, उसको हम बोलते हैं प्रमित अशनम। तो कोई प्रमित अशनम कर रहा है। क्रिया अति योग, क्रिया अति योग मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, शोक दैट इज डिप्रेशन में हो। वेग निद्रा अविनिग्रह, वेग निद्रा अविनिग्रह मतलब कि निद्रा जैसे वेगों को आप रोक रहे हो। फिर आते हैं रुक्षस्य उद्वर्तनम स्नानस्य अभ्यास, कि आप उद्वर्तन जो हमारा उपटन वगैरह होता है वो रुक्ष उपटन लगा रहे हो। फिर स्नान, स्नान का अभ्यास दैट इज स्नान कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा। प्रकृति दैट इज किसी की, जैसे हमने उसमें बीज बोला था, तो यहाँ पे हम प्रकृति की बात करें, किसी की प्रकृति ही वातज हो जाती है। फिर जरा एजिंग के साथ कृशता आती है, बॉडी में इमैसिएशन आती है। फिर विकार अनुशय क्रोध कुर्वंत्य अति कृशम नरम, तो ये सारे रीजंस होते हैं जो व्यक्ति को कृश करते हैं। लास्ट में हमने देखा विकार अनुशय, विकार अनुशय मतलब विकार दैट इज रोग, डिजीज की वजह से जो बॉडी में वीकनेस आती है वो। और फिर आता है क्रोध दैट इज गुस्सा। तो यहाँ पे हमने मानसिक क्या क्या चीज़ें देखी, शोक देखा, क्रोध देखा, और हमने
आहार विहार देखा कि रूक्ष अन्नपान करना, लंघन करना, प्रमित अशनम दैट इज क्वांटिटी को एकदम ध्यान रखते हुए फिर खाना खाना। फिर हमने देखा अति योग क्रिया दैट इज बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करना। उसके बाद हमने देखा निद्रा जैसे वेगों को धारण करना। रूक्षस्य उद्वर्तन हो गया, स्नान हो गया, प्रकृति, और जरा दैट इज एजिंग। तो ये सारे थे हमारे अतिकृश होने के कारण कि क्या वो रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से मनुष्य जो है वो अतिकृश दैट इज बहुत ज़्यादा लीन एंड थिन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अतिकृश के दोष। जैसा कि हमने अति स्थूल के कारण और दोष पढ़े थे, वैसे ही अभी हम अति कृश के कारण और दोष पढ़ रहे हैं। कारण कवर हो गया, अब हम दोष कवर करेंगे। व्यायामम अति सौहित्यम शुद्ध पिपासा औषधम कृशो न सहते तद्वत अति शीत उष्ण मैथुनम। तो ये क्या बोल रहे हैं? व्यायामम अति सौहित्यम, व्यायामम दैट इज बहुत ज़्यादा वो व्यायाम करते हैं, नहीं सॉरी बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा व्यायाम दैट इज़ बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज। अति सौहित्यम दैट इज़ बहुत ज़्यादा भोजन करना। शुद्ध पिपासा औषधम दैट इज़ भूख, प्यास और औषधि दैट इज़ कोई भी मेडिसिन। कृशो न सहते तद्वत अति शीत उष्ण मैथुनम। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमने बोली, वो सारी चीज़ें जो लीन एंड थिन व्यक्ति होगा वो सहन नहीं कर पाता। क्या क्या चीज़ें सहन नहीं कर पाता? व्यायाम दैट इज़ बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज, अति सौहित्यम दैट इज़ बहुत ज़्यादा भोजन, प्यास, भूख, औषधि कोई भी मेडिसिन वो सहन नहीं कर पाता। फिर अति शीत दैट इज़ बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी, और मैथुन ये सब वो सहन नहीं कर पाता। फिर आता है उसको क्या क्या डिजीजेज हो सकते हैं। तो प्लीहा, काश, क्षय, श्वास, गुल्म, अर्श, उदर। फिर यह कृषम प्रायो अभिधावंती रोगश्च ग्रहणी गता। तो ये सारे कॉमनली होने वाले डिजीज़ होते हैं लीन एंड थिन व्यक्ति को। क्या क्या? प्लीहा हो गया, काश, श्वास है, क्षय है, गुल्म, अर्श, उदर, और ग्रहणी दोष। तो प्लीहा तो हमें याद रखना पड़ेगा, प्लीहा है। फिर काश, श्वास, काश और श्वास साथ साथ में याद होते हैं। श्वास से हम क्षय याद करेंगे। क्षय वैसे भी एक इंडिविजुअल जो लीन एंड थिन है तो उसकी बॉडी में तो क्षय हो ही रहा है। उसके बाद हम गुल्म याद करेंगे, और फिर स्टमक से रिलेटेड है अर्श, उदर और ग्रहिणी। तो ये डिजीजेस जो है वो अतिकृश व्यक्ति को होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अतिकृश की परिभाषा, डेफिनेशन क्या मेंशन करी गई है। तो शुष्क स्फिक्स उदर ग्रीवा धमनी जाल संततः त्वग अस्ति शेषो अतिकृशः स्थूल पर्वो नरमतः। तो क्या बोल रहे हैं कि उसका जो स्फिक, उदर और ग्रीवा है, स्फिक मतलब उसके जो नितंब हिप रीजन है, उदर उसका मतलब जो एब्डोमेन वाला रीजन है, और ग्रीवा उसका जो नेक वाला रीजन है वो एकदम शुष्क दैट इज बहुत लीन एंड थिन और ड्राई होगा। फिर धमनी जाल संततः कि उसके शरीर में हमें वेन्स वगैरह इजीली विजिबल होएगी। त्वग अस्ति शेषो अतिकृशः स्थूल पर्वो नरमतः कि उसकी जो मतलब संधिया है सिर्फ वही मोटी होएगी, बाकी उसकी स्किन पतली होएगी, बोन्स उसकी पतली होएगी, और उसके सिर्फ जो जॉइंट्स होते हैं संधिया सिर्फ वो हमारी जो थिक होएगी, बाकी उसकी जो स्किन है और उसकी अस्थिया दैट इज बोन्स है वो हमें कैसी दिखेगी? अतिकृश दिखेगी। उसके बाद हम बात करेंगे चिकित्सा सिद्धांत। तो अभी तक हमने कवर किया अति स्थूल व्यक्ति के कारण और दोष और अतिकृश व्यक्ति के कारण और दोष। अब हम बात करेंगे उनकी चिकित्सा के बारे में कि कैसे उनकी चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो वो आता है सततम व्याधि तौ एव एताव अति स्थूल कृशो नरो। ये क्या बोल रहे हैं? सततम दैट इज हमेशा, व्याधि तो एव एताव अति स्थूल कृशो नरः कि जो भी व्यक्ति अति स्थूल या फिर अतिकृश मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा मोटा है या बहुत ज़्यादा पतला है तो हमेशा वो व्याधि तो दैट इज हमेशा वो रोग ही कंसिडर किया जाता है। तो अति स्थूल होना और अतिकृश होना दोनों ही हमारा व्याधि होता है। तो पहली लाइन क्लियर हो गई, सततम व्याधि तौ एव एताव अति स्थूल कृशो नरः कि अगर कोई व्यक्ति अति स्थूल है या अति कृश है तो दोनों ही हमारे क्या होंगे? दोनों ही हमारे व्याधि दैट इज रोग ही कंसिडर करे जाएंगे। फिर सततम च उपचयो ही कर्षणय है ब्रूहणेर अपि, और हमेशा उनकी चिकित्सा हमें कैसे करनी है? कर्षण दैट इज अति स्थूल व्यक्ति के केस में हम कर्षण करेंगे, और अति कृश व्यक्ति जो ऑलरेडी कृश है उसके केस में हम ब्रूहण दैट इज नरिशमेंट कराएंगे। तो अति स्थूल और अति पुरुष सदा रोग से पीड़ित रहते हैं। अति स्थूल की चिकित्सा कर्षण से और अति कृश की चिकित्सा हम ब्रूहण से करेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे अति स्थूल और अति कृश व्यक्ति में से कौन सी कंडीशन ज़्यादा अच्छी मानी गई है। तो वैसे तो दोनों ही केसेस में जो रोग है वो होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ होती है, लेकिन फिर भी अति कृशता को एक लाइकनेस दी गई है, मतलब अति कृशता को एक फेवरेबल कंडीशन मानी गई है एज कम्पेयर्ड टू अति स्थूलता, क्योंकि अति स्थूल
स्थूल अगर कोई व्यक्ति होता है और उसको कोई डिजीज़ होता है तो वो डिजीज़ उसको बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अतिकृश। तो इसलिए कौन सा ज़्यादा अच्छा माना गया है? अतिकृश। तो अति स्थूल एवं अतिकृश व्यक्ति में से कृशता अच्छी होती है। अति स्थूल व्यक्ति को रोग अधिक कष्ट देता है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट श्लोक आता है हमारा, 5 मार्कर वाइवा हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहले एकदम जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाओ, अभी ये बहुत ध्यान से सुनना है। तो ये क्या है? स्वस्थ पुरुष और प्रशस्त पुरुष लक्षणम। ये एक ऐसा श्लोक है जो आपको चरक में भी देखने को मिल सकता है, स्वस्थ व्रत में भी ये आता है कि चरक के अनुसार स्वस्थ पुरुष की परिभाषा बताओ। और ये एक ऐसा श्लोक है जो अगर आपने वाइवा में सुना दिया वी इट स्वस्थ व्रत और चरक, तो एग्जामिनर एकदम इम्प्रेस हो जाता है। तो लेट्स सी ये क्या बोलते हैं। सम मास प्रमाणस्तु सम सहननो नरः दृढ़ इंद्रियो विकाराणाम न बलेन अभिभूयते शुद्ध पिपासा आतपसः शीत व्यायाम समसः संपक्ता समजरः सम मास चयो मतः। तो ये बस हमारे ये 2 श्लोक है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बताते हैं कि चरक के अकॉर्डिंग स्वस्थ पुरुष दैट इज़ एक आइडियल बॉडी किसको बोलते हैं, एक आइडियल फिजिक किसको बोलते हैं हम, प्रशस्त पुरुष के लक्षण है ये। तो ये क्या बोल रहे हैं? सम मास प्रमाणस्तु, कि मास का प्रमाण सम हो, कि पूरे शरीर में उसके जो लाइक मांसपेशियाँ हैं वो एकदम सम लेवल पे हो। ऐसा ना हो कि कहीं कोई पार्ट पे कम है कोई पार्ट पे ज़्यादा है, नहीं, पूरी बॉडी पे सम दैट इज़ एक इक्वल लेवल पे मास का प्रमाण होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्लियर हो गई, सम मास प्रमाणस्तु सम सनहनो नरः, कि उसका जो संगठन है दैट इज़ फिजिक जो उसकी है, पूरा कॉम्पोजिशन जो है उसका फिजिकल कॉम्पोजिशन वो एक नॉर्मल लेवल पे हो। तो वही बात हो गई सम मास प्रमाणस्तु और सम सहननो नरः। फिर हम बात करेंगे उसकी इंद्रियों की। दृढ़ इंद्रिय, कि उसकी इंद्रिया एकदम दृढ़ होनी चाहिए, वीक नहीं होनी चाहिए। तो क्या है? इंद्रिया दृढ़ हो जाती है। फिर विकारा नाम न बलेन अभिभूयते, कि रोगों के बल से अधिक कष्ट नहीं होता। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं तो एक फिजिकली जो बंदा है पहले तो फिजिकली फिट होना चाहिए, है ना। तो उसका हमने बात करा कि सम मास प्रमाणस्तु सम सहननो नरः, कि उसका सनहन दैट इज उसका जो कंपोजिशन है पूरी बॉडी का वो सम होना चाहिए और उसका जो मास है पूरी बॉडी में वो इक्वल होना चाहिए। फिर हमने बोला उसकी इंद्रिया कैसे होनी चाहिए? दृढ़ होनी चाहिए। और उसको कोई भी डिजीज़ अगर होता है तो उस डिजीज़ से उसकी बॉडी में ज़्यादा कष्ट ना हो। तो विकारा नाम न बलेन अभिभूयते। फिर आता है शुद्ध पिपासा आतपसः, कि भूख प्यास और धूप 3 चीज़ों को वो सहन कर पाए। और शीत व्यायाम सनसनः, और शीत दैट इज ठंड को और व्यायाम फिजिकल एक्सरसाइज को भी वो सहन कर पाए। तो किन चीज़ों को सहन कर सकता है? भूख को, प्यास को, आतप दैट इज सनलाइट बहुत ज़्यादा धूप को, शीत दैट इज बहुत ज़्यादा ठंड अगर है, और फिर व्यायाम फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल एक्सर्शन अगर है तो उसको वो सहन कर पाए। फिर समपक्ता समजरः सम मास चयो मतः। समपक्ता मतलब कि उसकी बॉडी में डाइजेस्टिव फायर जो है वो अच्छी होनी चाहिए, कि मतलब सम्यक रूप से जो भी वो खाना खा रहा है वो सम्यक रूप से उसको पच जाए। फिर सम जरह दैट इज उसकी एजिंग जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। सम मास चयो मतः, वही अगेन कि उसका जो फिजिकल कॉम्पोजिशन हो सम होना चाहिए। तो क्या श्लोक हो गया? सम मास प्रमाणस्तु सम सनहनो नरः दृढ़ इंद्रिय विकारा नाम न बलेन अभिभूयते शुद्ध पिपासा आतपसः शीत व्यायाम समसः संपक्ता समजरः सम मास चयो मतः। तो ये आपको याद करना ही है। उसके बाद हम बात करेंगे चिकित्सा सिद्धांत 2 की। इसमें हम बात करते हैं कि अति स्थूल व्यक्ति की चिकित्सा हम कैसे करेंगे और अति कृश व्यक्ति की हम चिकित्सा कैसे करेंगे। तो ये बोलता है गुरु च अपतर्पणम चेष्टम स्थूला नाम कर्षणम प्रति। तो स्थूल व्यक्ति की चिकित्सा कैसे करनी है? गुरु भोजन और अपतर्पण करा के। तो गुरु च अपतर्पण, गुरु और अपतर्पण से हम स्थूला नाम दैट इज अति स्थूल व्यक्ति में कर्षण करेंगे। अभी हमने ऊपर देखा था ना कि स्थूल व्यक्ति में हम कर्षण करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है कि गुरु च अपतर्पणम चेष्टम स्थूला नाम कर्षणम प्रति। फिर आता है कृशनाम ब्रूहण अर्थम च लघु संतर्पणम चयत। तो कृश व्यक्ति जो है उसमें ब्रूहण के लिए हम लघु और अपतर्पण का संतर्पण का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि अति स्थूल व्यक्ति में हम गुरु प्लस अपतर्पण भोजन कराते हैं, क्योंकि हमें क्या कराना है? उसकी बॉडी से कर्षण कराना है, दैट इज जो अधिक मेद धातु बन गई है उसको बाहर निकलवाना है। तो हम क्या करेंगे? गुरु भोजन देंगे और अपतर्पण उसकी चिकित्सा करेंगे। और अगर मैं अति कृश व्यक्ति की बात करती हूँ तो अति कृश व्यक्ति में हम लघु भोजन देंगे और संतर्पण कराएंगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि कोई व्यक्ति ऑलरेडी मोटा है तो आप उसको गुरु भोजन दे रहे हो, और कोई व्यक्ति ऑलरेडी पतला है तो आप उसको लघु भोजन दे रहे हो। मतलब क्यों? दिमाग ठीक है?
नहीं, उसका भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि अति स्थूल व्यक्ति की अग्नि जो है वो तीव्र होती है, अभी जैसा हमने डिस्कस किया था। तो अग्नि तीव्र होएगी तो इसलिए हमें उसको गुरु भोजन देना है ताकि उसकी अग्नि उसको धीरे धीरे पचा सके। और दूसरा, अवतर्पण हम क्यों दे रहे हैं? अवतर्पण इसलिए दे रहे हैं ताकि वो शरीर की धातुओं को तृप्त न करके उनका शोषण करे। मेद धातु का शोषण कराना है हमें, क्योंकि मेद धातु बहुत ज़्यादा बन गई है। तो अवतर्पण द्रव्य उसमें धातु का शोषण करेंगे। तो क्लियर हो गया गुरु क्यों दे रहे हैं और अवतर्पण क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अग्नि तीव्र है और हमें धातु का शोषण कराना है। फिर आ रहा है कि अब गुरु भोजन से आपको आएगा कि अच्छा हेवी टू डाइजेस्ट देना है, तो हम एकदम मस्त फ्राइड और शुगरी आइटम उन्हें दे देंगे जो हेवी टू डाइजेस्ट, एकदम फास्ट फूड्स दे देंगे जैसे मालपुआ वगैरह। तो नहीं, ऐसा नहीं देना। हमें हनी जैसी चीज़ें देनी है, मधु जैसी चीज़ें, जिससे क्या होगा, द्रव्यों में रुक्षता के कारण मेद धातु का शोषण होएगा। तो गुरु मतलब ये नहीं कि आप फ्राइड और शुगरी फास्ट फूड ये सब दे दो, नहीं, आपको मधु जैसी चीज़ें देनी है। और भी चीज़ें जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे वो आपको देनी है ताकि वो गुरु के साथ साथ अपतर्पण हो, मतलब वो धातुओं को बढ़ाए ना, धातु का शोषण करे। फिर हम दूसरी बात करेंगे कि अति कृष्ण में हम लघु क्यों देते हैं। तो अग्नि उनकी मंद है, अब अग्नि ऑलरेडी उनकी मंद है, आप गुरु भोजन दोगे तो अग्नि भाई बोल देगी कि मेरे से नहीं हो रहा है डाइजेस्ट, आप इसको हटा दो। तो इसलिए हम लघु भोजन देते हैं कि अग्नि उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके। पतला इंसान है और वो भारी भोजन कैसे पचाएगा, तो इसलिए आप उसको लघु भोजन देते हो ताकि वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाए। और संतर्पण क्यों देते हो? ताकि रस आदि धातु को तृप्त करे, जैसे कि शाली चावल है, हरण मांस हुआ है, ये सब। उसके बाद हम बात करेंगे अति स्थूलता या मेदो रोग की चिकित्सा। ये 5 मार्कर हमारा क्वेश्चन है, तो ये 5 मार्क्स का एक नोट लिखने को आता है पेपर में। तो अति स्थूलता या मेदो रोग की चिकित्सा में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बताएंगे कि क्या एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, फिर हम आहार विहारों को कैसे सजेस्ट करेंगे वो बात करते हैं। तो वातग्न्य अन्नपानानि श्लेष्म मेदो हराणि च रूक्ष उष्ण बस्त्य तीक्ष्ण रुक्षाण्य उद्वर्तनानि च। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वातग्न की वो चीज़, वो हमें अन्नपान देना है जो वात को कम करे, श्लेष्म को कम करे और मेद को कम करे। किन तीनों चीज़ों को कम करे? वात को कम करे, श्लेष्म को कम करे और मेद को। वात को कम करने का क्या लॉजिक है? क्योंकि वात अगर ज़्यादा होगी तो वो अग्नि को तीव्र करती है ताकि उनको भूख ज़्यादा लगती है, तो हम वात को कम कर रहे हैं। दूसरा, हम मेद धातु को कम कर रहे हैं। और तीसरा, हम किसको कम कर रहे हैं? कफ को कम कर रहे हैं। फिर आता है हम बस्ती कैसे देंगे, रूक्ष उष्ण और तीक्ष्ण देंगे ताकि उनकी बॉडी से जल्दी जल्दी मेद धातु कम हो। और उद्वर्तन दैट इज़ लेप जो हम लगाएंगे वो भी रूक्ष दैट इज़ ड्राई लगाएंगे। आपने सुना होगा ड्राई ब्रशिंग आजकल बहुत फेमस है, तो वो वही होती है, वो कफ को कम करती है। तो क्या हो गया ये, वात मेद एवं कफ नाशक आहार विहार कराना चाहिए, रूक्ष उष्ण तीक्ष्ण बस्ती करानी चाहिए और रूक्ष उद्वर्तन दैट इज उपटन लगाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी औषधियाँ मेंशन करी गई है, कौन कौन सी ऐसे हर्ब्स मेंशन करे गए हैं जो हमें अति स्थूल व्यक्ति की चिकित्सा में यूज़ करने चाहिए। तो गुड़ुचि है, भद्रमुस्ता मतलब नागरमोथा, त्रिफला, तर्क अरिष्ट है, माक्षिक मतलब मधु है। अब यहाँ पे ना मैंने श्लोक की जो टर्म्स होती है वो भी यहाँ पे मेंशन करी है ताकि अगर आप कल को लाइक नेक्स्ट एग्ज़ाम देते हो या लाइक पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे अगर ये टर्म्स आ गई तो आप ब्लैंक ना हो जाओ कि ये क्या है, इसका मतलब हमें नहीं पता। तो यहाँ पे वो संस्कृत टर्म्स मेंशन करी गई है श्लोक से ताकि वहाँ पे आपको याद रहे। तो गुड़ुचि, भद्रमुस्ता दैट इज़ नागरमोथा, त्रिफला, तर्क अरिष्ट, माक्षिक दैट इज़ मधु, विडंग हो गया, नागर मतलब शुंठी है, शार है, काललो रज। अब यहाँ पे ना 3 चीज़ें बताई गई है जिनको हमें मधु दैट इज़ हनी के साथ मिक्स करके एडवाइस करनी चाहिए। क्या क्या है? एक तो हमारा तीक्ष्ण लोह की भस्म है दैट इज़ काल लो रज, तीक्ष्ण लोह की भस्म हो गई मधु के साथ। दूसरा उन्होंने बताया पंचमूल, जो हमारा बृहद पंचमूल होते हैं जो द्रव्य गुण में आपने स्टडी करे होंगे, बिल्व, अग्निमन, शौनाक, गंभारी और पाटला। ये हमारे ऐसे 5 बृहद पंचमूल होते हैं, ऐसे लॉन्ग हमारे पंचमूल, मूल मतलब रूट्स होती है जिनका एक सेट बनाया हुआ है जो बहुत यूज़फुल होती है। तो इसलिए इनको एक बृहद पंचमूल नाम से बोला जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं? बिल्व, अग्निमन, शौनाक, पाटला और गंभारी, इनको मधु के साथ और शीला जतु को मधु के साथ। तो अति स्थूल की चिकित्सा में 3 ऐसी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस ऐसा डायरेक्टली दे रखी है। पहला हो गया लोह भस्म प्लस मधु, दूसरा हो गया बृहद पंचमूल प्लस मधु और तीसरा हो गया शीला जतु प्लस मधु। उसके बाद यव, आंवला की चूर्ण हो गया, गुड़ुचि, नागरमोथा, त्रिफला है, तक्र अरिष्ट है, माक्षिक मधु हो गया, शार, शुंठी और विडंग। फिर हम बात करेंगे अति स्थूल में पथ्य, आहार और विहार की, कि कौन सा खाना उन्हें देना चाहिए, क्या उनकी लाइफस्टाइल हैबिट्स होनी चाहिए।
तो खाने की बात करेंगे तो प्रियंग हो गया, श्यामाका सावा होता है, ये एक हिली एरियाज़ में मिलता है। बार्नयार्ड मिलेट इसको हम बोलते हैं। यव जौ हो गया, जौ की रोटियां आजकल बहुत फेमस है। जून दैट इज़ मसूरिया है। मूंग, कुल्थी, चकमुदक है। अरहर के बीज, परवल और आमलकी, ये सारे आहार को उन्हें सेवन करना चाहिए। फिर आता है पानम च अनु मधु उदकम, कि अनुपान में उन्हें क्या देना चाहिए, मधु प्लस वाटर। तो ये भी संस्कृत की टर्म है, श्लोक से ली गई है, जो एक्चुअल में डायरेक्ट एमसीक्यू वाले एग्जाम्स में आती है। तो पानम च अनु मधु उदकम किसकी चिकित्सा है, अति स्थूल की। तो मधु प्लस पानी पीना चाहिए। मेद, मांस, कफनाशक, अरिष्ट का सेवन करना चाहिए। फिर विहार की बात करेंगे तो प्रजागरण है, व्यवाय दैट इज मैथुन, व्यायाम, चिंता, मानसिक परिश्रम, इनको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज दोनों हमें अपनी लाइफ में, लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी है, ताकि स्थूलता बॉडी से जाए। और इनको एकदम से नहीं बढ़ाना कि एकदम से आप बहुत ज़्यादा एकदम जाती 10-10 किलो के डंबल्स उठा रहे हो, जाते फिजिकल एक्सरसाइज, ये मेंटल एक्सरसाइज पूरा पूरा दिन कुछ ना कुछ कर रहे हो, नहीं, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। फिर हम बात करेंगे अतिकृश की चिकित्सा। तो अतिकृश की चिकित्सा में आहार बताए गए नया अन्न। अब ये सब गुरु, मतलब नया अन्न क्या है, ये सब गुरु चीज़ें होती है, तो उनको धीरे धीरे लेके आना है। नया अन्न है नव निर्मित मध्य, जो नई नई फर्मेंटेड जो हमारी ड्रिंक्स होती है एकदम नई, वो हम यूज़ करेंगे। ग्राम्य, अनूप और जलवासी जीवों का मांस रस, ये तो पहले के टाइम में कंज्यूम करते थे लोग। फिर कटु आदि द्रव्य से संस्कारित मांस, दही, घी, दुग्ध, इक्षु, शाली चावल, गेहूँ। तो संस्कारित भोजन मतलब कि वो रस जो उनकी बॉडी में ब्रोहन करेंगे, नरिशमेंट करेंगे, उनके साथ संस्कारित हम भोजन लेंगे। दही, घी, दुग्ध हो गया। इक्षु दैट है शुगर केन का रस है। फिर शाली चावल, गेहूँ है। गुड़ से निर्मित वस्तु जैसे शक्कर, खांड आदि वो उनको खिलाएंगे। और स्निग्ध और मधुर द्रव्य उनको खिलाएंगे। औषधि की बात करेंगे तो रसायन और वाजिकर औषधियाँ उनको खिलाएंगे। और विहार की बात करेंगे तो निद्रा है, स्वप्न है, सुखद विछावन मतलब कंफर्टेबल एक सिटिंग उनको देंगे। इन सब से क्या होगा, कफ बढ़ता है, तो वही हमें करना है। मानसिक विश्राम देंगे, मनसो निवृत्ति, शमः जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं, कि उनको चिंता और ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, इन सब से दूर रखेंगे। फिर चिंता, व्यवसाय, व्यायाम, इनका त्याग करेंगे। चिंता तो वही होगी ओवर थिंकिंग या कुछ भी सोचना या मेंटल कोई भी एक्सरसाइज करना। व्यवसाय मतलब आपका ये मैथुन दैट इज सेक्सुअल एक्सरसाइज, सेक्सुअल एक्टिविटी। और व्यायाम दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज। फिर है प्रिय दर्शन देखना, कि जो जो उनको पसंद है वो उनको दिखाएंगे। स्निग्ध मधुर बस्ती देंगे। तेल का अभ्यंग कराएंगे, उनकी बॉडी में मसाज कराएंगे तेल से। स्निग्ध उद्वर्तन देंगे, वहाँ पे हमने रूक्ष उद्वर्तन देखा था, यहाँ पे हमने स्निग्ध उद्वर्तन देखा है। फिर स्नान है। फिर सुगंधित पुष्प वाली माला उनको धारण कराएंगे। और श्वेत वस्त्र मतलब उनको फुल ऑन पैम्परिंग दे रहे हैं, कि उनके तेल की मालिश भी कर रहे हैं, उनको स्नान भी करा रहे हैं, उनको मतलब स्निग्ध ऐसे लेप भी लगा रहे हैं, उनके अच्छे अच्छे उनको माला पहना रहे हैं, अच्छी अच्छी फ्रैग्रेंस वाली। उनको कोई भी काम करने के लिए मतलब मना कर रहे हैं, चिंता वगैरह कोई भी मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए मना कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए मना कर रहे हैं। और प्रिय दर्शन दिखा रहे हैं उनको, मतलब फुल ऑन उनको पैम्पर कराना है, मीठी मीठी चीज़ें खिलानी है, स्निग्ध आहार खिलाना है। और क्या क्या चीज़ें, नया अन्न, नया निर्मित हमारे मध्य, ये सारी चीज़ें उनको खिलानी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने आज के लेक्चर में क्या कवर किया। सबसे पहले हमने देखा था अति स्थूल पुरुष के दोष क्या होते हैं। तो 8 दोष हमने कवर किए थे। कौन कौन से है वो, आयुषो ह्रास, बहुत हो गया। अभी आपको लग रहा होगा इतना लंबा लेक्चर है, तो अभी आपके अटेंशन स्पैन जो है वो ऑब्वियसली कम हो गए होगे, तो कम बैक इन दिस लेक्चर एंड फटाफट रिवाइज करो मेरे साथ। तो सबसे पहले आयु का क्षय शीघ्रता से होता है। दूसरा था फुर्ती नहीं होती, दैट इज जव उपरोध। तीसरा क्या था, मैथुन करने में कठिनाई होती है। फिर दुर्बलता, दुर्गंध दैट इज स्मेल आती है उनकी बॉडी से। दुर्गंध से हमने याद किया था स्वेद आघात, कि अधिक स्वेद से उनको कष्ट होता है। और फिर उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा भूख लगती है। फिर अति स्थूल होने के कारण हमने देखे थे कि तो बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, दैट इज अति संपूर्णात। फिर हमने देखा था कैसा भोजन करते हैं, गुरु, मधुर, शीत और स्निग्ध भोजन करते हैं। व्यायाम नहीं करते, व्यवाद दैट इज मैथुन नहीं करते हैं। दिवा स्वप्न, दिन में सो जाते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। चिंता नहीं करते। और बीज स्वभाव दैट इज उनकी प्रकृति में भी अति स्थूलता हो सकती है। उसके बाद हमने देखा था कि मेदो एव उपचीयते न तत् एतरे धातवः, कि मेद धातु जब बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है तो वो बाकी धातुओं को बनने नहीं देती है। फिर हमने देखा था ये सारे अष्ट जो हमारे दोष थे अति स्थूल पुरुष के, उनके रीजंस क्या क्या होते हैं। तो मेन रीज़न वही था कि मेद धातु जो है वो बाकी धातुओं को बनने नहीं देती है। और दूसरा जो उसका शरीर है वो मोटा होता है, स्थूल होता है, इसलिए वो फिजिकली एक्टिव नहीं होता है। फिर हमने अतिकृष्ट के कारण देखे, वो क्या क्या थे,
फटाफट फटाफट रिवाइज करो, सोना नहीं है। रूख पान की बहुत ज़्यादा ड्राई खाना वाना खा रहे हैं, वो लंघन कर रहे हैं। प्रमित अशनम, प्रमित अशनम क्या था कि क्वांटिटी मेजर करके खाना खा रहे हैं। फिर क्रिया अति योग, दैट इज़ बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। शोक है, निद्रा वगैरह, मतलब सोते वोते नहीं है, पूरा दिन टेंशन डिप्रेशन यही सब चलता रहता है उनका। फिर उद्वर्तन है, रूक्ष उद्वर्तन की बहुत ज़्यादा ऐसा ड्राई मसाज वगैरह कर रहे हैं। वो स्नान कर रहे हैं, प्रकृति में ही है उनका वातज प्रकृति। जरा, दैट इज़ एजिंग के साथ कृष्णता आती है बॉडी में। विकार अनुष्ठेय, दैट इज़ कोई डिजीज़ अगर किसी को हो जाता है तो वीकनेस आती है। क्रोध, इन सारे रीज़न से क्या होता है, बॉडी अतिकृष्ट हो जाती है, दैट इज़ वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। फिर हमने अतिकृष्ट के दोष कवर किए थे कि किस किस चीज़ों को वो सहन नहीं कर पाते। व्यायाम, अति सौहित्य, दैट इज़ अधिक ज़्यादा भोजन। शुद्ध, बहुत ज़्यादा खाना, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास, बहुत ज़्यादा भूख को, फिजिकल एक्सरसाइज को, बहुत ज़्यादा खाना अगर वो खा लेते हैं, औषधि मेडिसिन को वो सहन नहीं कर पाते। और अति शीत, अति उष्ण और मैथुन, कि बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी, और मैथुन दैट इज सेक्सुअल एक्टिविटी को वो सहन नहीं कर पाते। फिर हमने देखा उनको डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, प्लीहा, गुल्म। फिर हमने कास, श्वास याद किया था, श्वास से क्षय। और फिर स्टमक से रिलेटेड अर्श, उदर और गृहिणी रोग उनके होते हैं। फिर हमने अतिकृष्ट की परिभाषा देखी थी कि उनके स्विक, उदर और ग्रीवा जो है वो शुष्क होते हैं। धमनी जाल संतत है, उनकी वेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा विजिबल होती है। त्वक अस्थि शेषों की, त्वक अस्थि को छोड़ के जो उनकी संध्या होती है, दैट इज़ उनके जो स्थूल, दैट इज़ उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, ताकि उनकी स्किन और जो बोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। फिर हमने चिकित्सा सिद्धांत कवर किया था पहला, कि जो अति स्थूल और अति कृश व्यक्ति होते हैं वो हमेशा रोगी होते हैं, और उनकी चिकित्सा हमेशा हमें कर्षण और ब्रूहण से करनी होती है। फिर हमने देखा था कि अति स्थूल और अति कृश में बेस्ट हमारा अति कृश होता है, क्योंकि अति स्थूल व्यक्ति को अगर कोई डिजीज़ होता है तो वो बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है। फिर हमने स्वस्थ पुरुष के लक्षण देखे अकॉर्डिंग टू चरक, कि सम मास प्रमाणस्तु समसहनो नरः, दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम न बलिन अभिभूयते, शुद्ध पिपासा आतपसः, शीत व्यायाम संसः, समपक्ता समजरः, सममास चयोमतः। उसके बाद हमने चिकित्सा सिद्धांत 2 कवर किया, जिसमें हमने देखा था कि स्थूल व्यक्ति की चिकित्सा हमें कैसे करनी है, गुरु और अपतर्पण भोजन देके, और कृश व्यक्ति की चिकित्सा हमें करनी है लघु और संतर्पण भोजन देके। उसके बाद हमने अति स्थूल की चिकित्सा देखी थी, 5 मार्कर नोट जो था हमारा, कि हमें वात, मेद, कफ नाशक आहार विहार देना चाहिए, रोग शोषण तीक्ष्ण बस्ती देनी चाहिए, रोग शुद्ध वर्तन देना चाहिए। फिर कुछ हमारी औषधियाँ आती है, जैसे गुड़ुचि है, भद्र मुस्ता, दैट इज नागर मोथा, त्रिफला, तक्र, अरिष्ट, माक्षिक, मधु को बोलते हैं, विडंग और शुंठी, शार, ये सब। फिर 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस कौन कौन सी थी, लो भस्म प्लस मधु, सेकेंड था पंचमूल प्लस मधु, और थर्ड थी शीला जतु प्लस मधु। उसके बाद हमने अति स्थूल में पथ्य, आहार, विहार कवर किए। आहार में हमने त्रिअंगु कवर किया, बान्यान मिलेट जिसको हम श्यामाका बोलते हैं, यव है, जून है, मूंग, कुल्थी, चक मुदकक है, और अरहर के बीज, परवल, आमलकी, ये सब है। और फिर आता है हमारा अनुपान में था मधु उदक, दैट इज़ हमारा हनी मिक्सड विद वाटर। और विहार में हमने देखा प्रजागरण, दैट इज़ जगना, मतलब सोना नहीं है उनको, कम सोना है। व्यवाय, मैथुन करना, व्यायाम एक्सरसाइज करना, चिंता, मानसिक परिश्रम, और ये सब धीरे धीरे इनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। फिर हमने अतिकृष्ट चिकित्सा में आहार, औषध और विहार कवर किया। आहार हो गया नया अन्न है या नई कोई भी निर्मित मद्य है। फिर ग्राम्य अनूप जलवासी का मांस रस हो गया। कटु आदि से संस्कारित दही, दूध, घी है, इक्षु, शाली चावल, गेहूँ। फिर गुड़ से निर्मित चीज़ें हैं, जैसे कि शक्कर, खांड, मतलब बेसिकली मीठा उनको खिलाना है, स्निग्ध ऑयली उनको खिलाना है, ऐसी चीज़ें खिलानी है ताकि उनकी बॉडी में कफ बढ़े और वात जो है वो कम होए और उनकी बॉडी से कृशता जाए। फिर हमने औषध देखी, रसायन और वाजिकर औषधि। और विहार में हमने देखा कि उनको फुल ऑन पैम्पर करना है, उनको सोने देना है, अच्छे अच्छे स्वप्न है, उनकी सिटिंग जो है वो कंफर्टेबल हो। फिर हमने देखा कि उनको मानसिक विश्राम, दैट इज़ मनसो निवृत्ति श्रमः, कि उनको मेंटली फ्री रखना है। और चिंता, व्यवहार, व्यायाम से उनको विराम, दैट इज़ रेस्ट देना है। प्रिय दर्शन उनको दिखाना, उनकी गले में एक फ्रेग्रेंट एकदम फ्लावर्स की माला रखनी है। उसके बाद तेल का अभ्यंग है, स्निग्ध और मधुर बस्ती है, स्निग्ध उद्वर्तन है, स्नान है, और फिर श्वेत वस्त्र, दैट इज़ वाइट क्लोथ्स उनको पहनाने चाहिए ताकि उनका जो माइंड है वो थोड़ा फ्री रहे, उनको ओवर थिंकिंग, टेंशन, डिप्रेशन ये सब ना हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके साथ ही आपका सेकेंड पार्ट ऑफ अष्टो निंदित्यम अध्याय पुरुष जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद बस एक लास्ट निद्रा वाला टॉपिक आपका बचता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नोट्स विल बी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन जॉइन इट फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, थैंक यू।